बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज एक दफा फिर हमारे साथ हरदिल अजीज सर हैदर मेहदी हमारे साथ तशरीफ फरमाए। सर, मोस्ट वेलकम टू आवर वीकली शो। सर, ज्यादा लंबी इंट्रोडक्शन में तमीद नहीं मानेंगे, सीधा चलेंगे पाकिस्तान के इस वक्त अहम तरीन मसले के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त केस चल रहा है इलेक्शन से मुतल्लिक। पहला सवाल तो सर ये बनता है कि जब सदर पाकिस्तान ने ये कह दिया कि मैं 9 अप्रैल को इलेक्शन कराओ और उनको आईनी इख्तियार है, तो फिर यहाँ पे क्या, चलो ठीक है, ये कहा जा सकता है कि जी कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही थी ऑपोजिट गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमती हलकों की तरफ से, मुल्ला डीजल टाइप लोगों की तरफ से जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही थी। लेकिन सर, हमें ये भी सोचना पड़ता है कि 27 जनवरी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, हमारे जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक, ये हेडक्वार्टर आईएसआई में चीफ जो है उनके थ्रू ये अहकाम दिए थे कि बेशक कोर्ट को यूज करना पड़े, अक्टूबर तक आपने इलेक्शन जो है वो खींचने। आज की मेरी मालूमात, मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम भी थोड़ी देर पहले की है इस रिकॉर्डिंग से पहले सर, आज की मालूमात ये है कि फौज ने धमकी दी है सुपीरियर जुडिशरी को कि अगर आपने अक्टूबर तक इलेक्शन डिले ना किए सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली के, तो हम फिर मार्शल लॉ लगा देंगे, जो कि मुझे तो बहरहाल की तरफ की लगती है सर। लेकिन सर, मुझे ये बताएं कि पहली बात सिर्फ इतना पहले बताएं, फिर इसी कॉन्टेक्स्ट में दूसरा मैं सवाल करूंगा, मार्शल लॉ क्या लगा सकते हैं ये जो धमकी दे रहे हैं सर इस वक्त? सर, पागल आदमी तो कुछ भी कर सकता है ना। और अगर ये पागल है तो ये इस किस्म की अहमकाना हरकत करेंगे। और इसके मेरी नज़र में दो वजूहात हैं, और जो कि इनकी बेवकूफ़ाना और अहमकाना असेसमेंट है। पहली इनकी असेसमेंट ये है, आदिल, कि फौज के अंदर सबसे बड़ा खौफ किस आसिम मुनीर को ना किसी से नहीं है सिवाय फौज से, कि फौज के अंदर कोई फूट ना पड़ जाए और उसकी वजह से ये मार्शल लॉ सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट ना कर सके। एक इनकी ये असेसमेंट है कि नहीं पड़ेगी, और उसके ऊपर मैं आपको जरा बड़ी डिटेल में बताऊंगा। मैंने अपने वी लॉग में भी कही कि क्यों उनकी असेसमेंट है कि नहीं होगी। ठीक है दूसरी सर। उनकी असेसमेंट ये है कि सर। अगर कोई एहतजाज भी हुआ, ऊपर नीचे कुछ लोग बाहर आए, तो ये 50-100 बंदे फटका देंगे, और उसके बाद जो लोग जो है ना, सारा उनका जो वो गुबार है ना, वो सब फिसल जाएगा। हजारों साल की गुलामी में रहने वाले ये लोग हैं, इन्होंने कभी ना कभी निकले हैं अपने हकूक के लिए, हजारों साल नहीं निकले, 75 साल नहीं निकले, भुट्टो के लिए नहीं निकले, ये इमरान के लिए भी नहीं निकलेंगे, शायद थोड़े बहुत निकले ना। उसके बाद जो है ना, सब अपनी अपनी पुरानी तनख्वाह पे, गरीब जो है वो अपनी रोजी के पीछे लगा रहेगा। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को जब गोलियां पड़ेंगी, 50-100 बंदे, कुछ औरतें को, बच्चे को, मर्द को, बूढ़े मर जाएंगे, तो ये इनकी असेसमेंट है। और इस असेसमेंट के बेसिस पे ये समझ रहे हैं कि अगर हमें ये सर, आखिरी कदम सर यहाँ उठाना पे पड़ा। सर एक सवाल उठता है, ये आप कह रहे हैं कि धमकी जनवन है, धमकी उन्होंने दी है, जराए का दावा है, बिल्कुल आपने कंफर्म कर दिया। रियलिस्टिकली यही इन्होंने उनको कहा होगा जजों को, लेकिन जजेस हमारे आज से पहले कहते थे कि हम अवाम के हक में फैसला इसलिए नहीं लेते कि अवामी सपोर्ट हमें नहीं होती। अब तो अवामी सपोर्ट वाजे तौर के ऊपर जुडिशरी को सही फैसला करने के लिए है। क्या ये अवामी सपोर्ट मैटर नहीं करती जजेस के लिए? सर, पहला सवाल ये है सर। आई आई थिंक करती है, आदिल। कम से कम बहुत सारे अब हमारे सामने इस तरह की रूलिंग्स आई हैं जो हमें बता रही हैं कि जुडिशल एक्टिविज्म बहुत ज़बरदस्त हो गई है। ये मुझे एक किताब आई है जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की, स्लॉटर्ड विदाउट अ नाइफ, 16 ईयर्स अ जज। ये मैं पढ़ रहा हूँ। ये पढ़ के जो है ना, आदमी बिल्कुल जो हैरान हो जाता है कि पाकिस्तान की अदलिया ने किस तरह अपने आप को बेचा और कहाँ कहाँ खड़ी भी हुई। मेरा जो जवाब है आपके लिए वो सिर्फ ये है कि अगर इन्होंने मार्शल लॉ लगाया, तो मार्शल लॉ का मतलब है मार्शल लॉ। फिर चाहे जज कोई कहे ना कहे, कैसे कहे, कब कहे, तो वो बाकी फारिग कर देंगे। जो वो उसी किस्म का प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन ऑर्डर या चीफ एग्जेक्टिव प्रोक्लेमेशन ऑर्डर, उसके तहत नए जजों से ओथ लेंगे, लाइन लगी होगी। हमारे हजारों साल की तारीख बताती है कि जब बातें गद्दार तो हमारे खैबर से लेकर कराची तक भरे पड़े हैं। हमारा आर्मी चीफ गद्दार निकला सबसे बड़ा। उसका ये जो दूसरा आर्मी चीफ है, ये भी गद्दार आजम नंबर 2 है। कि ये वो उस गद्दार आजम की जिसने इस हुकूमत को ला के बिठाया, इन चोरों, डाकू, लुटेरों, मनी लॉन्डर, क्रिमिनल, मर्डरर्स, अरशद शरीफ का कत्ल करवाया, ये इस वक्त आर्मी चीफ उन्हीं को सपोर्ट कर रहा है।
तो ये तो फिर वो वाला करेंगे। अब ये देखना है कि उस वक्त क्या एक ऐसी जजेस अपनी जगह बैठ के, मतलब कोर्ट में तो नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने जिस तरह इफ्तिखार चौधरी ने एक अपना बेंच बना के ना और कहा कि जी हम नहीं मानते मुशर्रफ का, वो होगा, लॉयर मूवमेंट शुरू होगी, लोग फिर बाहर निकलेंगे, फिर वही दंगा पुश्ती फसाद झगड़ा होगा। और उसके बाद ये जो इनकी असेसमेंट है कि जी अगर ये भी, देखिए इन्होंने असेसमेंट तो की होगी ना कि अगर हमने इस तरह लगाया, जजेस को निकाल दिया, नई जजेस लाए, अपने कैंगरू कोर्ट बनाए, हमारे हक में फैसला दिलवाए, तो लोग क्या करेंगे। इनकी असेसमेंट है कि लोग थोड़ा बहुत निकलेंगे, उसके बाद जी हम काबू कर लेंगे। लेकिन मेरी मेरी नजर में आदिल, ये दोनों असेसमेंट्स गलत हैं। मेरी नज़र में फ़ौज की फूट की खैर शायद थोड़ी कम, मेरी एक पहले मेरा ख़्याल था वो यंग ऑफ़िसर्स का जो लेटर आया था उसकी बेस पे मैंने कहा यार शायद कोई जान है, कोई पसली के अंदर रबर की ट्यूब नहीं है, कोई हवा भर रही है तो वहाँ को अकड़, लेकिन वो मुझे नहीं नज़र आता। उसका मैं आपको नहीं सर, डिटेल में पहले बताऊं। पहले ये बताएं, पहले मुझे जी। ये बताएं कि क्या वेस्टर्न डेमोक्रेसीज इस बात की इजाजत देंगी कि पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगाया जाए? बिल्कुल ये तो इजाजत पैसे देंगी, ये बिल्कुल इजाजत देंगी। मोर्सी की हुकूमत गिराई, सीसी ने टेक ओवर किया, किसी ने चू भी की, किसी ने नहीं की। बर्मा वाले अभी तक बैठे हुए हैं, वो कोई उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। आपके साथ आपके जो दोस्ताना हम कहते हैं जी ब्रदर इस्लामी ममालिक हैं, एक 100 साल 125 साल से एक फैमिली रूल कर रही है। जुमे को रोजों के जुमे के रोज लोगों के गर्दनें काटते हैं। दूसरी इमारात में फैमिली, बहरेन में फैमिली, कतर में फैमिली, कुवैत में ये तो फैमिली। सर हिस्टोरिकल मिनॉरिटीज है, लेकिन पाकिस्तान में तो जब भी मार्शल लॉ लगा है उसको पब्लिक सपोर्ट हमेशा रही है। अब ऑफ एंड ऑन किसी ना किसी तरीके से लोगों ने मिठाइयां जरूर बांटी हैं, और जनरल एक पब्लिक सपोर्ट मेजोरिटी की रही है सर, जो कि इस वक्त कहीं से नजर नहीं आती सर। ये क्या पब्लिक सपोर्ट के बगैर, एक पहली बात मार्शल लॉ ये फिर भी लगाएंगे? मैं दोबारा पूछता हूँ, और क्या उस मार्शल लॉ के बाद ये फेडरेशन बच पाएगी सर? आदिल मैं यही तो आपको बात कह रहा हूँ, इनकी असेसमेंट है कि ये लगा लेंगे और लोग कुछ नहीं करेंगे। मेरी असेसमेंट, आपकी असेसमेंट ये है कि अगर ये मार्शल लॉ लगाने की इन्होंने अहमकाना हरकत की, वो मैं आपको सिनारियो पेंट करता हूँ, लोग बाहर निकलेंगे, सेपरेट मूवमेंट आ जाएंगी, टीटीपी ने अपने बीच में छलांग मारनी है, बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट, केपी में सेपरेटिस्ट, सिंध के अंदर सेपरेट, फिर जितना क्रिमिनल एलिमेंट है पाकिस्तान में वो बीच में कूद पड़ेगा कि जी लूटो ते फुटो, मतलब अब लूट पड़ रही है ना। उसके बाद इसके अलावा जितने आपके अब आप गिन लें, आपकी लसानी प्रॉब्लम्स, आपकी सेक्रेटेरियन प्रॉब्लम, आपकी मजहबी प्रॉब्लम, आपकी माशरती प्रॉब्लम, ये सब चीजें मिलके ये तो तबाह हो जाएगा। ये जो एक शीशा है ये टूट जाएगा, इसके इतने छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे कि इसको कोई जोड़ भी नहीं सकेगा। ये सर पता नहीं वो किस, और ये नहीं है कि ये कल होगा, ये 2 हफ्ते में हो जाएगा, ये शायद 2 महीने में हो जाए, लेकिन होगा ये जरूर। और ये नहीं सर, शायद फौरी साल। होगा, फौरी होगा। मेरे और आपके जैसे लोग जो जनरेशन टू जनरेशन पाकिस्तान फौज के सर्व करते आए हैं, फेडरेशन को सर्व करते आए हैं, मैं और आप भी इस काबिल नहीं रहेंगे कि हम फेडरेशन का दिफा दिफा कर सकें इस सूरत के अंदर। ये तो इंतहाई बात वाज़ेह है। लेकिन सर ये मार्शल लॉ लगवाने के लिए तो फिर पाक फौज के अफसर ही काम आएंगे ना। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जारी बात है सिर्फ ऑर्डर देना है, डर्टी हैरी ने ऑर्डर देना है, जरनैलों ने तो ऑर्डर देना है, नीचे ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट तो फिर जूनियर ऑफिसर्स ने करना है ना सर। सर ये जूनियर ऑफिसर्स करेंगे पहली बात, और करेंगे तो क्यों करेंगे इस किस्म का गैर आईनी गैर कानूनी कौम जिस काम से नफरत करती है वो काम क्यों करेंगे सर आपके ख्याल में? आदिल मैं ना इस सवाल के ऊपर बहुत अरसे से मैं पूछ रहा था, बिकॉज हजारों लोग पूछते थे, लाखों लोग पूछ रहे हैं कि यार ये पाकिस्तानी फौज जो है, जिसने ओथ लिया है पाकिस्तान को दिफा करने का, पाकिस्तान का दिफा करने का, आइन का दिफा करने का, कानून का दिफा करने का, ये इस तरह की कौन सी ये किराए के गुरीले बन गए। तो मैंने बड़ा लोगों से पूछा, सीनियर जर्नैलों से भी पूछा, आखिरकार ना एक मेरे पास पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आई है जो मैंने कलेक्ट की, शायद उसमें मेरा ख्याल है 90-95% एक्यूरेट है, आप भी शायद मुझे कंफर्म करें। मेजर से लेकर ना जर्नैल तक इन्होंने पूरे फौज के हर अफसर के मुंह पर ना चर्स अफीम और नशा लगाया हुआ है कि वो ये चुसनी जो है छोड़ ना सके। 15 साल की सर्विस होती है मेजर की आपकी, 500, एक उसको प्लॉट मिलता है रेजिडेंशियल डीएचए के अंदर। अगर वो मतलब ये 23 साल। नशा सर,
मेटाफोरिकल टर्म्स में आप नशा कह रहे हैं, हाँ, ये मेटाफोरिकल प्लॉट जो टर्म है। में ऑब्वियसली खून लग गया, मुंह को खून लग गया ना, अब नहीं हाँ, छोड़ सकता। हाँ, तो 15 साल मेजर पे है, पहला प्लॉट सर, 15 साल ठीक है। होती है, उसको एक प्लॉट मिलता है, ठीक है ना जी। उसके बाद वो 23 साल में उसको एक अपार्टमेंट मिल जाता है, 3 बेडरूम का, आर्मी ऑफिसर्स हाउसिंग स्कीम की। अगर वो लेफ्टिनेंट सर, कर्नल प्रमोट हो जाता है, 25 साल उसकी सर्विस हो जाती है, उसको 2 रेजिडेंशियल प्लॉट मिलते हैं। और अगर उसने बहुत ज्यादा चुके हो या उसकी कोई खास सी मेरिट हो, तो उसको कुछ एग्रीकल्चरल लैंड भी दे देते हैं, जरिए जमीन भी देते हैं कि जी वो काश्त करे, ठीक है जी। और उसके साथ उसका वो 3 बेडरूम का अपार्टमेंट शामिल। अब वो बंदा फुल कर्नल बन गया, अगर डायरेक्ट ब्रिगेडियर नहीं बनता। 26-27 साल उसकी सर्विस हो जाती है, अब उसके पास 3 रेजिडेंशियल प्लॉट हो जाती हैं डीएचए के। और उसी तरीके से अगर उसने बहुत मालशियां की हो और या कोई अच्छा भी काम किया हो, ये भी हो सकता है, फिर भी उसको ना ज़राई जमीन मिल जाती है अपना ये काश्त करने के लिए। अब अगर वो डायरेक्ट ब्रिगेडियर हो जाए या कर्नल से ब्रिगेडियर हो जाए ना, उसके बाद 3 प्लॉट आ जाते हैं। और 3 प्लॉट के अंदर 2 जो है ना जनाब, वो डीएचए के रेजिडेंशियल होते हैं। एक उसके अंदर कमर्शियल प्लॉट होता है 4 मरले का। और उसको अगेन फिर भी कोई जरिए जमीन अगर होती है, वो अच्छी उसने सर्विस की हो या अच्छा चुका हो, तो उसको ये मिल जाते हैं। और उसका जो घर है, वो 3 बेडरूम अपार्टमेंट के बजाय अब सेमी डिटैच 4 बेडरूम का घर बन जाता है, ठीक है। और ये सारी चीजें जो है ना जी, मैं आपको बताऊं, सारे प्लॉट मुफ्त हैं, इसके धेला नहीं देना पड़ता। लेकिन इनका जो डेवलपमेंट चार्जेस है वो उनको देने पड़ते हैं। लेकिन वो 20-25 साल की लंबी टेन्योर है, लाख, 1.25 लाख, कभी 1.5 लाख, जितने ज्यादा प्लॉट होते हैं वो आराम से वो अफसर जो है ना बहुत आसानी से दे सकता है। अभी ये बंदा जी जनाब आगे, अब ये बहादुर जो है ना, ये बन गया मेजर जनरल। अब मेजर जनरल के पास 6 प्लॉट हो जाते हैं जी। उसके पास 3 रेजिडेंशियल डीएचए के प्लॉट हो जाते हैं, 2 कमर्शियल हो जाते हैं उसके पास, जहां पर ये प्लाजे बनाते हैं और उनकी बड़े करोड़ों की वैल्यू होती है। और एक इसको क्यूएमजी का भी प्लॉट मिलता है, साथ इसको जरी जमीन मिलती है। अब ये देखिए, 6 प्लॉट और 7 जरी जमीन। और ये एक जो एक्स्ट्रा इसको प्लॉट मिलता है, ये घर, चूंकि इनके बड़े अपने नखरे होते हैं, तो वो घर के लिए अगेंस्ट इनको प्लॉट देते हैं कि जी वो आप बेच के अपना घर बना लें। और अब लेफ्टिनेंट जनरल बनता है ना, उधर जाके लोग कहते हैं जी खू खाता है। मतलब हमें पता ही नहीं है कि ये कहते हैं, वो कहते हैं जी 6-7 रेजिडेंशियल प्लॉट से लेकर 12-13-14 रेजिडेंशियल प्लॉट तक बने। वो कैसे बनते हैं? अगर आप कोर कमांडर हैं, वहां का जो डीएचए है, वहां से आपको एक मिनिमम, कम अज कम मिनिमम एक, वरना 2 प्लॉट मिलते हैं। अगर आप एजी हैं, आपको हर डीएचए में, जितने पाकिस्तान में डीएचए, हर डीएचए का आपको प्लॉट मिलेगा। फिर क्यूएमजी जो क्वार्टर मास्टर जनरल है, जो आसिम खुद पहले था, उनके पास बेतहाशा जमीन होती है, वो भी ये बांटते हैं। आपको याद है जब पहली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी रिजीम चेंज के बाद, तो वो एजुटेंट जनरल आसिम मलिक, जिनको लोग कहते हैं जी बड़े जबरदस्त बाप का बेटा है, बड़ा जबरदस्त अफसर है, उसने आके अनाउंस किया कि जी आज जो है ना जी 4 प्लॉट की नीलामी होगी और लॉटरी निकालेंगे। मतलब जैसे क्लास में बच्चे नहीं होते, और उनको कह रहे हैं कोर कमांडरों को कि आज 4 को मिलेगी, लेकिन इसके बाद बाकी सबको भी। मतलब के बंदर बांट, वो कि शीरे मादर की तरह ये बांट रहा है बाजवा के इन लोगों को घेरने के लिए। और सर ए टू जेड तमाम के तमाम जनरल ऑफिसर्स को जनरल बाजवा ने कमर्शियल प्लॉट्स लाहौर डीएचए के जो बांटे थे सर, अब जिस वक्त हालात बहुत गर्म हो गए थे, वो तो आपने मेरे ख्याल में वो वो आउट तो ऑफ टर्न पूरा, थे। वो तो ओवर एंड अबव एंटाइटलमेंट है ना। अब जी आप सर। ये देख लें, अब अच्छा इसके साथ ना ये मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल खास तौर पर, जहां ये डीएचए के साथ, अगर ये कोर कमांडर है डीएचए, अगर डीएचए किसी प्राइवेट डेवलपर के साथ प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, जैसे डिफेंस राया हो गया या इस किस्म के और भी हैं, या कहीं बैरिया के साथ ये करते हैं, उधर पे डेवलपर आके ना इनको तोहफे में घर पेश करते हैं, तोहफे में फाइलें पेश करते हैं, तोहफे में प्लॉट पेश करते हैं। आम है ये सबको पता है, ये मैं कुछ छुपी बात नहीं कर रहा। जी ये सर, और चीफ के लिए 4 स्टार्स के लिए पेंट हाउसेस जो है वो सर 4 स्टार के गोल्फ लिए क्लब्स पेंट में जो हाउसेस, है और पेंट हाउसेस में पूरे का आपने पूरा बता, तैयार, मतलब वो पेंट हाउसेस भी फुली फर्निश्ड पेंट हाँ हाउसेस। हाँ जी। अच्छा ये तो है ना जी इनके ऑफिशियल पर्क्स हैं, ऑफिशियल। अब आ जाए जी इसके साथ और ऑफिशियल पर्क क्या है। ठीक है जी, सीएमएच मिलता है उनको, बेगम को, बच्चे 25 साल तक। डिस्काउंटेड फीस मिलती है हर स्कूल में, हर यूनिवर्सिटी में।
इनको स्पेशल मेरिट में इनको दी जाती है कि जी वो जो हमारे जमाने में होता है ना 33 नंबर मार्क पे पास होते थे, तो अगर आपने नेशनल सर्विस की हो तो आपको पता नहीं 20 मार्क की ज्यादा मिलते थे, तो मेरिट में आपका नंबर ऊपर हो जाता। इनको मेरिट में यूनिवर्सिटियों में एडमिशन के लिए, उसके बाद जनाब रिटायरमेंट के बाद 3 साल की नौकरी, हज और उमरा पे डिस्काउंट, मतलब कि हज कर रहे हैं अल्लाह के लिए और फौज उसको सब्सिडाइज कर रही है, उस पर डिस्काउंट। फिर जनाब आ गया दूसरा खोखता, कमांड फंड, ब्लैक फंड, जिधर से बेतहाशा अनऑडिटेबल आइटम है, यूनिट से शुरू होता है, ब्रिगेड, डिव, कोर, हर फॉर्मेशन में। क्या उसमें पैसा कौन जमा कराता है? पहले तो ये स्कीम करते हैं, जितना इनको डेवलपमेंटल का काम मिलता है, फलाना फंड मिलता है, कंस्ट्रक्शन के लिए मिलता है, उधर से ये 20-30% स्कीम करते हैं। ये सीएमए को रिश्वत देते हैं, 2 से 3% सीएमए वाले इनके अपने ऑडिट वाले, वो 2 से 3% इनसे रिश्वत लेके इनके बिल पास करते हैं, जाली बिल, और ये पैसा अपने खाते में डालते हैं। उस पैसे से ये गाड़ियां खरीदते हैं, फर्स्ट क्लास टिकट खरीदते हैं, अपने बच्चों की जो फीसें हैं वो पे होती हैं, घर के फर्नीचर आते हैं, और कई कई जगह मुझे लोग कहते हैं कि जी पूरे पूरे घर बनते हैं इससे। मेरे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन दिस इज, ये जो एनेक्डोटल है ये। कमांड उसके फंड की बाद आप इस, बात करें सर, जो मतलब हर कमांड का अपना होता है, कमांड फंड होता है, नॉन ऑडिटेबल होता है, ये बात कंफर्म है बिल्कुल सर। अच्छा दूसरी बात ये है, उसके बाद आदिल, जिसको आप एरिया को जानते हैं, आप तो बड़े नेक शरीफ किस्म के को, मेरे से किसी ने पूछा, एक ब्रिगेडियर मेरा कोर्समेट है, और ये आदिल राजा कब से बन गया है बड़ा मुल्क का कमेंट्री करने का? मैंने कहा इसलिए कि तुम लोग बेगैरत हो, स्पाइनलेस हो, तुम में से कोई बंदा बाहर नहीं निकला, ये एक आदिल राजा क्यों निकला? तुम लोगों की तो सैकड़ों तुम लोगों को निकलना चाहिए था बाहर में, तो उसको तो मैंने उधर ही चुप करा दिया, उसने जवाब नहीं दिया मेरा। एनीवे, फिर उसके बाद आदिल, रेंजर्स एफसी स्काउट, स्मगलिंग नॉर्मल, सर, ड्रग सर, स्मगलिंग, गन रनिंग, विंग जो है वो आप बेहतर बता सकेंगे, मैं तो इतना नहीं, लेकिन मुझे उन लोगों ने बताया जिन्होंने सर, कहते हैं सर जिस तरह थाने बिकते हैं ना, हमारे इस तरह विंग बिकते थे। अब वो उससे सर 12 देखिए, साल पुरानी बात है। बलूचिस्तान में तो चले बिके ना बिके, मैं तोरखम के ऊपर वॉर जोन पे रहा हूं, मैं बिल्कुल ये कहता हूँ सर, अगर आप वहां कुछ ना करें ना, तो कुछ ना करने का 2010 में, आज से 13 साल पहले, 70 लाख रुपया हफ्ता था विंग कमांडर का सिर्फ हिस्सा, अगर आप कुछ ना करें तो। और कुछ ओए करें होए। तो आप जान से भी जाएंगे और हर चीज से जाएंगे। और आपको पता है यहाँ दिमाग तो आपकी छोटे भाई का खराब ही है। तो मैंने कहा नहीं, ये मुझे हजम नहीं होता पैसा हराम का, क्योंकि पानी की बाल्टी भरी हो तो वालदा साहिबा ने कहा उसमें कतरा पेशाब का पड़ जाए तो बाल्टी पलीत हो जाती है। मैंने कहा जी क्या करूं, पर सिस्टम से पंगा लूं, उन्होंने कहा नौकरी छोड़ दे। वहां सर पहला मैंने रिजाइन दिया था। तो ये तो सर बिल्कुल हक सच बात है, इसी तरह ही है सर। तो और अब यहाँ पे आदिल, अब तो आप मैं आपको समझ ये लेना, बताऊं सर, अब आदिल यंग ये ऑफिसर्स, ऐसे इसको में मेजर्स को जानता हूं, मैं क्लोजअप करते हुए बताता हूं आपको। हम्म, ऐसे में कुछ मेजर्स को जानता हूं जिनने कहा कि सर हम एफसी बलूचिस्तान एक दफा पोस्टिंग हो जाए मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल, सर कमा के लाएंगे 2.5-3 अरब रुपया कमाएंगे, 2.5-3 करोड़ रुपया जो है वो इंक्वायरी तो होनी होनी है, लाजमी बात है, रिपोर्ट्स होंगी, चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम है। इंक्वायरी होगी तो चुप करके 2.5 अरब कमाया होगा तो 2.5 करोड़ मान जाएंगे, 2.5 करोड़ फौज की कमांड फंड में जमा कराएंगे, फौज भी चुप कर जाती है। एजी कमांड फंड में 2.5 करोड़ आया, एजी कहता है बस इसको फौज से फारिग करो विदाउट बेनिफिट, लेटर ऑफ थैंक्स कहता है सर, बाकी सारा पैसा अरबों रुपया अपनी जेब में डालेंगे, आराम से याची की जिंदगी गुजारेंगे। तो किसको रिटायरमेंट चाहिए और किसको बाकी और चीजें चाहिए बाहर दुनिया में। यहाँ सर बैरूनी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, यहाँ पे यूके में नर्सिंग होम्स है जनरल ऑफिसर्स के, जो भी कामयाब कारोबार है उसमें आपको जनरल ऑफिसर्स पाकिस्तान के नजर आते हैं सर इस वक्त। और अभी लेजिस्लेशन हो रही है बाकायदा तौर के ऊपर इनको यहाँ आने से रोकने के लिए। तो बात तो आप ठीक कर रहे हैं सर, लेकिन सर जूनियर ऑफिसर्स जो है, यंग ऑफिसर्स, सब तो इस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अब फाइटिंग गांव आदिल, के तमाम इसको ऑफिसर्स मैं को तो नहीं मिलती कंक्लूड करूं, अपॉर्चुनिटी इसको सर। कंक्लूड करते हैं ना। मेजर 15 साल की सर्विस में इसको ये बेनिफिट मिलने शुरू करते हैं, वो पागल है कि वो अपने बहती गंगा को बंद करे। अगर वो 10 साल की सर्विस में है, उसको आगे 5 साल के बाद एक प्लॉट नजर आ रहा है और वो आगे के चलता जाए, उसको घर नजर आ रहा है, वो चुप कर जाता। शायद मेरी नजर में, मैं इस वक्त करंट नहीं हूं,
जो बेचारा लेफ्टिनेंट कप्तान है जिसका अभी तक दिमाग जो है ना उसके मुंह को खून नहीं लगा, या रिश्वत, ये रिश्वत है बेसिकली, ये रिश्वत दे के लोगों को खरीदा जा रहा है, हमारे अफसरों को। वही बेचारा खड़ा होता है, वही बेचारा शहीद होता है, वही बेचारा गोलियां खाता है। उसकी वजह से जब वो खड़ा होता है उसके पीछे जो जेसीओ और एनसीओ और जवान है वो खड़े होते हैं। जिस दिन लेकिन इस सर बंदे ने भी कहा ना कि यार मैंने नहीं खड़ा होना, ये तो बिल्कुल जो है ये तो अंधी लगी हुई है, मैं उस दिन जेसीओ भी नहीं खड़ा होगा, एनसीओ भी नहीं खड़ा होगा, सिपाही भी नहीं खड़ा होगा। मेरा ख्याल है ये 5 6 7 साल सर्विस तक ठीक रहते हैं, उसके बाद जो है ना इनको खुशबू आनी या बदबू आनी शुरू हो जाती है उस बदकारियों की वजह से, इस फौज की हाई कमांड की, जिससे ये भी समझते हैं कि इनको भी फायदा होगा। ये कहते हैं यार चुप करके नौकरी करो। वो एक मुझे करनैल है, वो कहता है सर एक सीओ आएगा ना, वो नवाज शरीफ को गालियां देगा, हम उससे 10 गुना ज्यादा गालियां देंगे उसके सामने। दूसरा सीओ आएगा ना अगले हफ्ते, वो इमरान खान की तारीफें करेगा, हम इमरान खान की तारीफें करेंगे, और या नहीं सॉरी, इमरान खान को गालियां देगा, इमरान खान को गालियां देंगे। कहते हैं सर ये ऑफिसर्स एफिशिएंसी इंडेक्स इतना तबाह कौन ये हो गया है, 70% इसमें एसीआरए जो हैं वो एसीआर का वेट होता है। किसी ने आपको एडवर्स दे दी या बिलो एवरेज या एवरेज भी दे दी या अबव एवरेज, हमारे जमाने में अबव एवरेज रिपोर्ट जो है ना आदिल, वो ऐसी थी जैसे आटे में नमक, आउटस्टैंडिंग तो भूल जाए। हाँ, अबव एवरेज होती थी कि ये बंदा टॉप का अफसर है। अभी तो सुना है अबव एवरेज ऐसे बंदर बाट की तरह जीती है, आउटस्टैंडिंग के पीछे लोग जान मार देते हैं, बीवियां मैं कुर्बान कर देते हैं अपने के, किसी तरीके से हमें आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट मिल जाए। तो ये अल्लाह माफ फौज, करे सर, अल्लाह माफ करे। पिंक के लिए पिंकीज वाला चक्कर अभी हम नहीं बात करते, लेकिन एक बात मैं आपसे, ये एक तरफ मैं आपसे एग्री करता हूँ। यहाँ पे लंदन के अंदर एक, मैं पुराना जानता हूँ, ब्रिगेडियर साहब का बेटा है, मुझे उसने यहाँ पे जो अंडर कवर आईएसआई के अफसर है, उससे मिलने के लिए मजबूर किया। उसने मुझे एक साइड पे घेर लिया, मैं फंक्शन के ऊपर गया हुआ था, जमाइमा खान ने बुलाया हुआ था, वो काफी उसके ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है कि पब्लिक फंक्शन है, जान को मेरी खतरा है। वहां पे उसने मुझे एम्बुश कर लिया, मुझे ही वो मिलने आया था, मुझे मिलना चिल्ला, उसने बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत मुझसे की कि सर किस तरह मैंने अपना करियर बनाया है। आप जानते हैं मेरी हाई एवरेज रिपोर्ट थी, लेकिन अब आप देखें सर कि मैंने किस तरह यहाँ पे आके, मैं यहाँ पे बीइंग एन ऑफिसर, बीइंग अ कर्नल, मैं यहाँ पे लंदन एम्बेसी के अंदर डिप्लोमेटिक अपॉइंटमेंट के ऊपर आया हूं। तो मेरा करियर बड़ा जबरदस्त है। आपसे मिन्नत बस ये है कि आप हमारी बात मान लें, आप हमसे मुलाकात कर लें, जरा साइड के ऊपर हो जाए। मैंने इसको समझा कि ये गुड कॉप बैड कॉप नहीं चलेगा। आईएसआई के अंडर कवर अफसर यहाँ पे जिसके इनिशियल ए और आर से शुरू होते हैं, मेरे ही सेम इनिशियल है, वो यहाँ पे जो है 2 नंबर कार्रवाइयां कराए, यहाँ पे गंजे शैतानों को आगे लगा के मेरे खिलाफ जो है मुजाहरे कभी कराता है, और मेरे खिलाफ हिट लिस्ट उसने निकाली हुई है, ऑर्डर्स, और तुम यहाँ पे गुड कॉप खेल रहे हो। तो ये इस तरह नहीं चलेगा। लेकिन उसका एम्फेसिस मुझे कन्विंस करने के लिए टोटल ये था कि सर मैंने अपनी रिपोर्टें जो है अपनी मेहनत मेहनत से करियर प्रोफाइल अपना 72 की हो या 74 की हो से मैं लेके आया हूँ, अभी 90 टच कर रही है। तो मेरे करियर की खातर खुदा का वास्ता है, मैं अगर तेरे करियर खातर मैं जान दे दूंगा की चाहता मेरे को। लेकिन ये एक बात आपकी ठीक है, ये बिल्कुल ये सोच अभी सर ये चेंज हो गई है ये यंग ऑफिसर्स आदिल में। डीएनए सर चेंज हो देखिए, गया फौज का। आदिल मैं डीएनए आपको चेंज हो बताऊं, गया। और हम बाजवे से पहले सर ये जाता है, जलकियानी ने काम करना शुरू किया सर छह ये सात मैं बताऊं आदिल, ये जनरल फिर मुशर्रफ के जमाने से शुरू हुआ है बिल्कुल, जो खाते, बिकॉज उसकी जो 10 साल 9 साल उन्होंने जो मार्शल लॉ अपना प्रेसिडेंट रहे ना, इतनी मरात उन्होंने हुकूमत, बिकॉज सदर था, इतनी मरात हुकूमत से लेके फौज को दिलवाई, इतनी जमीनें दिलवाई, और उन्होंने कहा यार नीचे से जूनियर ऑफिसर से शुरू करो, सबको दो, सबको खाओ, खुला खाओ, यशी करो। और अब आप सोचें, एक ये मैं अभी बताया था ना, एक लेफ्टिनेंट कर्नल, उसके बाद 2 प्लॉट है, ठीक है। अब वो जब बैठा होगा टी ब्रेक में तो वो क्या बात कर रहा होगा कि यार वो मेरा प्लॉट उधर है, अच्छा यार वो किधर है, यही बात। फुल कर लेना, उसके बाद 3 प्लॉट है, वो टी ब्रेक में क्या बात करेगा, यार मेरे प्लॉट है, यार मेरा घर है। ब्रिगेडियर के पास कमर्शियल प्लॉट है, अच्छा यार मैं इसको बेचूं, यार इसमें मैं प्लाजा बनाऊं, अच्छा पैसे कहाँ से आएंगे, अच्छा यार वो सर मेरा वो फलाना जानने वाला है।
और जो मेजर जनरल हो गया 6 प्लॉट है, वो तो उसके तो सवाए प्लॉटों, तो इसलिए तो प्लॉटों की बात उसका एक होती है स्टाफ कि ऑफिसर भी होगा सर, स्टाफ ऑफिसर भी होगा जो उसके एक आध प्लॉट पे घर बनाना शुरू कर देता है और वो बेच के घर, अगले घर के ऊपर उसके प्रॉफिट से घर बनता है। सर ये तो प्रोसेस चल रहा है, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि फौज ने अपने कवानीन और कायदे के अंदर पीएस डायरेक्टरेट पॉलिसी कंपोडियम फॉर बिजनेसेस फॉर आर्मी ऑफिसर एंड देयर स्पाउसेस, आर्मी ऑफिसर उनकी बीवियों को कारोबार सिर्फ एक करने की इजाजत है, सिर्फ एक, और कोई कारोबार वो नहीं कर सकते। जमीनें खरीदना और बेचना एज एज पर द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, इट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू बाय, परचेज एंड सेल लैंड्स इन ठीक पाकिस्तान, है। इनहेरिटेड लैंड्स और अदरवाइज लैंड्स, मतलब जमीनें खरीदना बेचना ये जायज है। तो काम तो सर वो जायज ही फिर कर रहे हैं अपनी तरफ से, कानूनी काम इन्होंने, कानून फौज ने बनाया स्पेशल उनके लिए कि वो ये आदिल, काम, और बिल्कुल सर सोच यही है जो आप कह रहे हैं, बेड़ा गर्क डीएनए चेंज हो गया, लेकिन अच्छा, काउंटर आर्ग्यूमेंट जरूर बात करनी चाहिए। काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है, उनका काउंटर आर्गुमेंट ये है कि रोजाना की बुनियाद पे जो आपका जवान शहीद होता है, जो आपका अफसर शहीद होता है, चाहे वो जूनियर अफसर ही हो, जूनियर ही शहीद हो, मेजोरिटी तो जूनियर अफसर शहीद होगी ना, उनके खानदान को भी हम प्लॉट देते हैं। उनका पूरा शोहदा का पैकेज होता है जिसके अंदर अगर अफसर है तो उसको घर, उसके पेरेंट्स को शादी नहीं हुई तो पेरेंट्स को मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट प्लॉट मिलेगा, अगर आदिल, जवान है ये उसको इन भी दो मिलेगा। चीजों को ना, वो भी तो हम इन्हीं बिजनेसेस से करके देते हैं सर। सर काउंटर आदिल आर्गुमेंट बिजनेस, उनका ये है। अभी हम बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इन पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की बात की, दो सेपरेट चीजें हैं। वेलफेयर, शोहदा की वेलफेयर एक अलग मसला है, और आर्मी सर्विंग ऑफिसर्स की पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एक अलग मसला है, ये दो अलग। सर लेकिन आगे, मेरे ख्याल में सर, ऑनेस्ट टू गॉड, ये चीजें आपके अगेंस्ट भी, मेरे अगेंस्ट इस्तेमाल हुई। मेरा डीएचए पेशावर में प्लॉट था, वो प्लॉट तो काफी सर, एक प्लॉट था उसकी भी खैर वर्थ जो है 5-1 करोड़ के करीब है सर। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरा डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद का लैंड प्रोवाइडर था, 1500 करोड़ का मेरा अलग कारोबार था जो कि ठीक ठाक चल रहा था। सर अगर गैरत बंदे के अंदर हो तो बंदा उठ जाता है सर। प्लॉट मेरा मुझसे छीन लिया, मेरा घर मुझसे छीन लिया, मेरी पेंशन मुझसे छीन ली, मेरा कारोबार मुझसे छीन लिया, लेकिन सर मैं, मुझे रात को सुकून की नींद तो आती है, मैं अपने बच्चों को हलाल तो का आदिल, नवाला तो खिलाता आदिल हूँ। मुझे ये बताओ, कितने आदिल राजा हैं फौज में, कितने मेजर आदिल राजा हैं जो कर रहे हैं, कितने कर्नल आदिल राजा हैं, कितने सर ब्रिगेडियर आदिल राजा सर हैं, कितने मेजर टू बी जनरल आदिल राजा हैं? देखिए टू बी बात सुने नहीं नहीं आदिल, सर, इन ऑल फेयरनेस टू देम सर, हैं बिल्कुल हैं सर, ओ लेकिन यार उनको आदिल मिसाल बना मुझे, दी जाती है। सर उनकी आदिल, मिसाल बना दी उनको, आपने आपने कॉन्स्टिट्यूशन में अयूब खान ने आर्टिकल 199 क्लॉज 3 और क्लॉज 5 डाला, वो बोले तो सही ना, उनको लेटर ऑफ थैंक्स देके घर भेज देते हैं हाँ जबरदस्ती। सही बात मैंने है, तो बिल्कुल रिटायरमेंट के ठीक है। बाद बोला हूँ सर, मैं तो तो रिटायरमेंट के बाद बोला हूँ सर। मैं हम्म, रिटायरमेंट में जब तक हाजिर सरोज था बोला मैं तब भी हूँ, लेकिन हम्म, हालात इस किस्म के नहीं थे। रिटायरमेंट हम्म, के बाद ऐसे हालात बन गए कि मैंने कहा कि यार अब तो बोलना। रिटायरमेंट में भी जनरल मुशर्रफ के खिलाफ मैं ड्यूरिंग हाजिर सरोज भी बोला हूँ सर, लेकिन हम्म, उस वक्त फौज का कल्चर ही कुछ और था। कोर कमांडर को हमने कहा सर इनफ इज ब्लडी इनफ, टेल हिम टू गो होम, हम्म, we've got no respect left in the society। जनरल हामिद हम्म, खान को, कोर कमांडर 11 कोर थे, ये बात की, उनने कहा सुना, वो कल्चर अलग था सर। हम्म। रिटायरमेंट के बाद सर मैं निकला, लेकिन अभी सर हाजिर सर्वस ये आप ना कह रहे कि सारे के सारे बेगैरत हो गए, नहीं नहीं सर आदिल, गैरत है। आदिल देखो, खामोश जब हम मुजाहिद बात अंदर करते हैं ना, है। हाँ एटी सर। ट्वेंटी का रूल है, 80-20 का, मेरी नजर में 20% ऐसे अफसर होंगे फौज में जो कि अकड़ के खुल के बात करते होंगे, 80% रामलेट हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी या है नहीं, या कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, या करप्ट हैं, या उनके पास ट्यूब है। अच्छा, मैं जरा सर, मेरे सर मेरी मेरे ना बात सुनो सर, एक आदिल मिनट एक सर, नहीं एक नहीं नहीं बात नहीं कर, सर, नहीं एक सर, ये आप एक खत्म नहीं करें, नहीं, फिर मैं आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट दूंगा। नहीं नहीं, आप मैं बोले। काउंटर नहीं कर रहा, मैं एक सिर्फ कर, मेरा मसला ये नहीं है कितने हैं या कितने, मेरा मसला ये है कि पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान को जानना चाहिए कि पाकिस्तान अफवाज अपने अफसरों को कितने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देती है। सबसे पहले हम तो, मैं तो ढूंढ ढूंढ के लाया हूं ना, ये पब्लिश होने चाहिए, ये मांगी है, नहीं देते कि जी ये सीक्रेट है, प्लॉट देना सीक्रेट है, ये हमारी डिफेंस सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज, सबसे पहले ये पब्लिक होना चाहिए। दूसरा, क्यों दे रहे हैं आप जवाब दे दें, अगर आप समझते हैं आपके पास एक जवाब है तो आपने। तीसरी चीज, आपको इजाजत किसने दी ये करने की, आपने किस कानून के तहत ये किया है, कौन से पार्लियामेंट में बिल पास हुआ है कि फौज जो है अपने अफसरों को ये देगी।
सर वो चौथा डीएचए बिल सवाल है पास करवाया जन्म क्यानी ने सर, डीएचए बिल पास करवाया हुआ सर, नहीं 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 अथॉरिटी सर, है। इसका कोई बिल शील्ड पास नहीं है, कहीं पब्लिक है ही नहीं, ये डॉक्यूमेंट ही नहीं है, कहीं मिलता ही नहीं है। भाई इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के कमिश्नर को पिटिशन डाली गई, 1 साल सुनी गई, उसने इस पे रूलिंग दी मई 2022 में कि ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली वेबसाइट पे डालनी चाहिए, कि आज तक एक देला छोले का निशान भी नहीं आया। ये देखें, हमें आदिल, दिस इज नॉट अ डिबेट कि हम इस पे करें कि ये ठीक था, वो बात भी हो सकती है कि यार क्या सर देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। पहले तो है कि भाई क्या दे रहे हो, दूसरा है क्यों दे रहे हो, फिर तीसरा है कहां से आया तुम्हारे पास ये, व्हाट इज द लीगल, पार्लियामेंट की लीगल, अपना आर्मी एक्ट नहीं कि उसके अंदर कहा कि जी आज जर्नैल को 6 थे अब 8 कर दो जी, अब जी फलाने का क्यूएमजी है उसको 3 के बजाय 6 कर दो। ना 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 ना, ये कौम का पैसा है, तुम कौम के पैसे से तुम खाते हो, कौम तुम्हें तनख्वाह देती है, ये जमीन कौम की है, ये कौम की जमीन तुम्हें दी गई थी ट्रेनिंग के लिए, तुम्हें और कामों के लिए दी गई थी, तुमने जनाब उनको ट्रेनिंग एरिया को लमलेट करके 2 बना दिए जनरल्स कॉलोनी लाहौर में, पिंडी के अंदर तुमने एंटी नारकोटिक फोर्स का लमलेट करके अपने 10 जर्नैलों के तुमने प्लॉट बना दिए। ये जवाबदारी, और इस निजाम को बचा रहे हैं। मैं किस पॉइंट पे आ रहा था आदिल के ये इस निजाम को बचा रहे हैं, इसलिए ये सारे खसी हो गएंगे। माफ करता हूं, मेरी जबान ये सर एडिट आउट ये कर देना। नहीं, ये जो नहीं नहीं एडिट कोई नहीं सर, इसी तरह जाएगा, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, मतलब अच्छा, सादा लफ्जों में कि आप कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई है। सर एक अच्छे खानदान का लड़का, अभी तो अच्छे खानदान के लड़के जो है, मतलब ज्यादातर आर्मी ऑफिसर्स भी ज्यादातर जो है जिनके पास कोई और ऑप्शन हो अपना बेटे को, वो भेजता ही नहीं है फौज के अंदर। जेसीओस और एनसीएस के बेटों को कंड्यूसिव एनवायरनमेंट लगता है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है, ज्यादातर वो लोग जा रहे हैं और वो चीफ तक बनते हैं। जारी बात है, जनकियानी की मिसाल आपके सामने अभी मौजूदा आर्मी चीफ में जो है बड़े हम्बल बैकग्राउंड से हैं। जारी बात है अपॉर्चुनिटी है फौज के अंदर अवेलेबल है, लेकिन सर वो जब कैडेट जाता है पहली टर्म के अंदर, अपनी बड़ी अच्छी ग्रूमिंग और मॉरल्स लेके जाता है, उसको उससे 6 महीने सीनियर बंदा ही जो है ना, वो इतनी गंदी और घटिया, मैं सर खुद बटालियन सर्जेंट मेजर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे बुलशिट लैंग्वेज यूज करने लग जाऊं, आपको पता ही है व्हाट काइंड ऑफ रबिश लैंग्वेज वी यूज इन पीएमए। अंग्रेजी हम बोलते हैं, लेकिन इतनी घटिया और गंदी जुबान के अंदर हम अगले बंदे को लटा देते हैं और उसकी छाती के ऊपर हम चलते हैं और उससे क्या घटिया काम कराते हैं, तो उसकी तो हम सेल्फ रिस्पेक्ट तो पहले 6 महीने में तोड़ मरोड़ के गटर में डाल देते हैं। ठीक है, मिलिट्री ट्रेनिंग का आप कहते हो वो हिस्सा है, लेकिन सर उसका नुकसान भी तो होता है। उसका नुकसान ये होता है कि उसको यस सर डू और डाई नेवर आस्क व्हाई, यस सर के अलावा अगर वो कोई हरकत कर जाए, हर खड़ी चीज को सलूट और लेटी चीज के चूने के अलावा अगर वो कोई और काम कर जाए, अपने जहन से वो सोचने लग जाए, अपनी रीढ़ की हड्डी वो वाकई कायम रखे अगर, तो वो टूट जाएगी, वो मारा जाएगा सर, सीधी सी बात है। ये जो सिस्टम इस किस्म का है ना, सिस्टम में फॉल्ट है, सिस्टम में फॉल्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग है सर, जी। ये कोई आजकल की बात तो नहीं है सर। बाय द वे आदिल, आपकी बात 100% है। मैं चेंज मैनेजमेंट का प्रोफेशनल हूँ, मैंने ये 40 साल से ये काम किया है, आखिरी 30 साल में मैंने कंसल्टिंग की है। बिहेवियर जो है ना, वो कॉन्टेक्स्ट एनवायरनमेंट डिफाइन करती है कि किस किस्म का बिहेवियर होगा। हम कितनी दफा कहते हैं यार अच्छा सीईओ आया यूनिट अच्छी हो गई, अब गंदा सीईओ आया यूनिट तबाह हो गई, वही बंदे वही अफसर वही जवान वही एनसीओ वही जेसीओ। अच्छा विंग कमांडर आया आदिल राजा साहब, उठा लिया उसने अपनी विंग को, कोई करप्शन खत्म हो गई। जो 2 नंबर आया, उन्हीं लोगों ने चोरी करनी शुरू कर दी। ये आप बिल्कुल 100% बात कर रही है, दिस इज अ सिस्टेमिक फ्लॉ। इसलिए मैं कहता हूं कि अफवाज पाकिस्तान का मसला उसके सिस्टम का रिफॉर्म है, जो कि शुरू होना चाहिए ऊपर से और तब नीचे तक आए। और ये इसके अंदर आपकी सिलेक्शन, इसके अंदर आपकी ट्रेनिंग, इसके अंदर आपकी प्रमोशन, ट्रांसफर, पोस्टिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के, वो जो आप कहते हैं कि 70 की ओईवाई वाला ने उसने मनूवर करके किसी तरीके से 90 बना ली, नहीं होना चाहिए। वरना आप क्या देखेंगे, फैसल नसीर जैसा जर्नल, नदीम अंजुम जैसा सर जर्नल, मनूवर करना कौन आसिम सा मुनीर मुश्किल है, जैसा आर्मी चीफ, मनूवर करना बाजवा तो जैसा मसला ही आर्मी कोई नहीं चीफ। है। हाँ, लेट जाओ, बस लेट जाओ आगे जाके, तो वो सारे के सारे तैयार है सर, लेटने के बिल्कुल। लिए तैयार है, जो बंदा लेट जाए तो वो आदिल, पुट्ठा ये होके। कितनी खतरनाक बात है
कि ये सारे बंदे, इनके पास 6.5 लाख बंदूकें हैं, इनके पास टैंक है, इनके पास हेलीकॉप्टर है, इनके पास मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, इनके पास आर्टिलरी है, इनके पास बारूदी सुरंगें हैं, इनके पास बेतहाशा ऐसे हथियार हैं जिसके सामने नाता मेरा आप जैसा आदमी खड़ा ही नहीं हो सकता। और ये पूरे के पूरे तबाह बर्बाद हो गए हैं अपने सिस्टम की वजह से। तो ये अगर हम इनको इनसे लड़े, या हम बाहर वाली अमेरिका जो कुवत है जो हमें गिराने के लिए, हम उनसे लड़े। ये तो इस मुल्क को इस फौज ने लाके किस जगह पे खड़ा कर दिया आदिल। ना हमारा कोर्ट हमें बचा सकेगा, ना पुलिस बचा सकेगी, ना हमारी ब्यूरोक्रेसी बचा सकेगी, ना इलेक्शन कमीशन बचा सकेगा। और ये जो हमें बचाने वाले आए हैं, ये तो राज करेगी पता नहीं कब तक। और इस पूरी सर हुकूमत को कब्जा कर लिया, अपने सिस्टम को बचा लिया। तो हम कहां जाएं आदिल, मुझे बताओ, ये कौम कहां जाए, लेकिन सर इसके गरीब लेकिन अवाम सर कहां जाए। नहीं सर, लेकिन बात यह है कि एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ और सिर्फ मायूसी तो नहीं है ना सर, अगर आप नहीं नहीं, सिर्फ और मायूसी सिर्फ नहीं है। मैं तो कहता लेट्स हूं सी। ये बड़ी खुशाइन बात है आदिल कि ये सारा सिस्टम एक्सपोज हुआ है। जब तक आप बॉडी को खोल के आपने अंदर से कैंसर नहीं देखा, आपको पता ही नहीं चला कि कैंसर कितना फैला हुआ है। अब हमें पता चल गया कि कैंसर बहुत ज्यादा फैला हुआ है, और हमें बड़ी मेजर किस्म की कीमोथेरेपी और सर्जरी और बहुत ही मुश्किल तरीके से हमें मरीज को दवाई दे के शौकत सर्जरी शौकत करके। खानम शौकत खानम कैंसर अस्पताल बनाने वाले ने ये सोच के ही ये मेरे ख्याल में बनाया था कि कैंसर का इलाज पाकिस्तानी कौम का भी होगा। और अभी भी बड़ा सर्जन इसका वही है वेल जनाब, सेड, लेके वेल सेड, वही वेल शौकत सेड, खानम वाला ही इनका इलाज इंशाल्लाह करेगा सर। और वेल हम सेड। उसकी उसकी शौकत खानम के बेटे की लंबी उम्र के लिए हम दुआ करते हैं। देखिए सर, फरिश्ता तो कोई भी नहीं है, फरिश्ते होते तो ऊपर होते, इधर कौन होता। लेकिन इस वक्त हमारे भी पास इमरान खान के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, और उसको पूरी कौम सपोर्ट करेगी। और अगर नहीं करेगी सर, अगर ये मेरे ख्याल में और आपका भी यही ख्याल है कि अगर ये फिर भी जबरदस्ती करते हैं, पहली बात तो ये कि सर जजेस के अंदर आपने फौजी अफसरों को तो कह दिया वो खे से वो है, लेकिन जजेस के अंदर आपको कोई दाने नजर आते हैं सर? कोई आपको लग रहा है इनकी स्पाइन नजर आती है किसी जज के अंदर मुझे यहाँ पे? लगता है आदिल, मुझे लगता है जितनी मेरी फीडबैक आ रही है ना जजेस के मुतालिक, और उन सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स के थ्रू जो बड़े पाए, वो कह रहे हैं कि जी इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल होगा कि ये इस किस्म के जजेस को ना, इनका जो इन्होंने जजेस की दीवार है इसको ये टाप सके। खरीदने की कोशिश करेंगे, ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, थ्रेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि उनकी एक उनकी असेसमेंट है, वो गलत हो सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी जजेस दो चीजें आपको नहीं करने देंगे। एक, फौजी मार्शल लॉ नहीं लगाने देंगे, दूसरा इलेक्शन पोस्टपोन नहीं कराने देंगे बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं कहां जाती है बात। सर जो मिलिट्री कम्युनिटी है पाकिस्तान की, जो वेटरन्स कम्युनिटी है, बड़ी स्ट्रांग है। उन्हीं के बच्चे सकर पाक फौज के अंदर सर्विस कर रहे हैं, सीनियर रैंक्स पे भी सर्विस कर रहे हैं, जूनियर के ऊपर भी सर्विस कर रहे हैं। वो सब के सब इस वक्त जो है वो वाजे तौर के ऊपर मौजूदा आर्मी हाई कमांड की पॉलिसीज के खिलाफ है, शदीद खिलाफ है। वो मुआशरे में अपनी खोई हुई इज्जत को बहाल करना चाहते हैं। मैं जाती तौर के ऊपर मुझे इतने यार फिर ओवरवेलमिंग पता मैसेज क्या ऑफ करूं सपोर्ट। आदिल, सर उनको ना सर अपनी घूंघट उठाना पड़ेगा, चूड़ियां उतारनी पड़ेंगी। उन्होंने जो लहंगे पहने हुए हैं और पेटीकोट पहने हुए हैं ना, और सामने कभी इधर ऐसे थोड़ा यूं किया और उधर ऐसे किया, ऐसे नहीं चलेगा। मैंने अपने मेरे जो जानने वाले हैं, मैंने कहा तुम 100-150 ब्रिगेडियर जर्नैल जो है, और मिल के खुदा के बंदो, जिस तरह ट्रंप के खिलाफ जर्नैलों ने, उसके 200-250 जर्नैलों ने लिखा था, तुम एक खत तो लिखो, कम अज कम इतना ही कर दो। एक 200 ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, 2 3 4 4 स्टार हैं, और साइन करके करो कि जनरल आसिम मुनीर, आप पाकिस्तान बहुत बुरे हालात में है, पाकिस्तान जो है टूटने के खतरे पे है, इसका सिर्फ ये है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की पूरी आपके पास ताकत है, इन्फ्लुएंस सर कराएं। नहीं करता यार, आदिल सर नहीं कर चो करता जनरल कोई। अली कुली खान वगैरह ने किया ना यार सर वो ये बेचारे जाके। कितने हैं यार, कितने हैं यार, लेकिन वेटरन्स ऑफ गिनती में पाकिस्तान ने जाके दो किया दो सर। हाथों की गिनती में है वो लोग, लेकिन दो सर बल हाथों की मौजूद गिनती है में। फ्रंट के ऊपर। वो सर बेचारे क्या करें, उनको उनके उनके बच्चों के, उनके पोतों की उम्र के जो बलूंगड़े हैं वो उनके घर भेज दिए जाते हैं उनको हरासा करने के लिए। तो उनको इज्जत अपनी प्यारी है, बेचारे इस वजह से चुप करके बैठे हुए हैं। नहीं तो सर उनका गम जो है ना, पाकिस्तानी वेटरन कम्युनिटी का जो गम है ना इस हम्म। वक्त, और जो उनकी एहसासात और ख्यालात और सपोर्ट है,
वो वाजे तौर के ऊपर कौम के साथ है। इमरान खान के जलसों में आज भी आपको नजर आते हैं, उनके बच्चे और वो लोग खड़े हुए नजर आते हैं। वो सर यही कोशिश तो कर सकते हैं। और आर्मी चीफ को खुल के वो बोलते जरूर है सर, आर्मी चीफ को जो बोले खुल के, उसको शटअप कॉल अगर से मिलती है, उसकी इंक्वायरी खुल जाती है यहाँ पे पीएस डायरेक्टरेट के अंदर सर। ये तो हालात हुए हुए, फौज के ऊपर कैप्चर हो चुका है सर। आपकी फौज के ऊपर इंटरनल कू हो चुका है। ये आपकी अपनी फौज पे, आपके अपने अफसरान तो काबू पे है ही नहीं, काबिज है ही नहीं। ये तो सर इस वक्त जो है वो लीड कैप्चर सिर्फ पाकिस्तान का नहीं हुआ, फौज का भी हुआ है सर। तो मैं ये मानने पे तैयार नहीं हूं कि सर सारे के सारे स्पाइनस है। मुझे अभी भी उम्मीद है अंदर से ही वो लोग जो खामोश मुजाहिद अपने आप को कहते हैं, उन्होंने अपनी तैयारी पूरी की हुई है सर। इंशाल्लाह वक्त आने के ऊपर वो आपको नजर जरूर आएंगे यहाँ पे हरकत में आते हुए। आदल, मुझे और पता है सबसे सबसे ज्यादा रंज क्या हुआ? एक दो सर, दिन पहले मुझे सर इतना रंज हुआ जब ये नीम पागल, क्रिमिनली इंसेन, ये डिमेंटेड औरत मरियम सफदरवार ने सरेआम गालियां दी जजेस को। और मैंने इस दिल में सोचा, मैंने कहा ये क्या दिन आ गया है पाकिस्तान का कि पिछला सिपा सलार इन लोगों को लेके आया, इनको तकवीत दी, 8 महीने इनको मजबूती से पावर दी, और दूसरा सिपा सलार डेरी हसनाबाद से जो आया, उन्होंने इस पागल औरत को इजाजत दी कि तू, उसकी इजाजत के बगैर ये कर नहीं सकती थी, उसको इजाजत दी कि तू खुल के इन 2 जजों की पतलून उतार दे। मैं उस दिन ना, मैं हिल गया। मैंने कहा कि ये हम इतने गिर गए हैं कि एक हमारा आर्मी चीफ इस बेहुदा, बदचलन, बद किरदार औरत, जिसने जिंदगी में कभी काम नहीं किया, नीम पागल है, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की है, क्रिमिनली इंसेन है, इसको आपने इजाजत दे दी। और वो बंदा जो पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है, उसने सिर्फ ये कहा कि जज जेबा, हम आपसे जवाबदारी मांगेंगे जब हम पावर में आएंगे कि आपको जब पता था कि शहबाज गिल के खिलाफ इतना तशद्दुद हुआ है, आपने उसको रिमांड की। उसने सवाल पूछा, इसने तो गालियां दी हैं, पतलूने उतार दी हैं। मैं हिल गया आदिल, कसम से मेरा दिल टूट गया। मैं कल रात सिर्फ 3 घंटे सोया हूं, बाई गॉड। सर मैं सर हैरान, मैं सोच सोच। सर एक तो मरियम नवाज का ये कहते हैं कि जी डर्टी हैरी में जो फैसल नसीर उसका उस्ताद बना हुआ है आजकल, उसको बराह रास्त मशवरे वो दे रहा है। दूसरा, उसने डेरी हसनाबाद वाला जो नया चीफ लगाया है उसको अपना चाचू बना लिया है। तो ये डेरी हसनाबाद वाला सर, इसका मसला क्या है? ये कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है, या फिर ये वादे वही जिस तरह के करके आया है यहाँ पे लंदन के अंदर के, ये अब फिरन जोगा ही नहीं रह गया? और सर ये आदिल मेरा थर्ड तो, क्लास किस्म लोगों के साथ अपनी तस्वीरें आदिल बिछा मेरी के तो नजर फिरा में रहा ना, होता है सर। आदिल मेरी नजर में ना, ऑनेस्टली, और मैं बड़ी ये सीरियसली बात कर रहा हूँ, ये इस तरह नहीं कि सेंसेशनल, मेरी नजर में ये इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल आर्मी चीफ है। मैं बताता हूँ क्यों। एक तो पहले इसका, ये 2 दिन पहले रिटायर हो रहा था, इसको कंसिडर नहीं हो चाहे थे सारे मिनिस्टर, सेक्रेटरी डिफेंस कहते हैं, अलावा ये महमूद जमान जो इसका समधी है बाजवे का। दूसरा, ये सितंबर में प्रमोट हुआ था लेफ्टिनेंट जनरल, इसने 5 दिसंबर को रैंक किया। इतना ये चालाक, डिसीवर, धोखाबाई, जो इसका मेजर रैंक पे इसका स्टाफ कॉलेज में था, कि ये नंबर 1 पे आ जाए। वो बाजवे ने इसको 27 कर दिया, फैज हमीद को खुश करने के लिए कि देख मैंने पीछे कर दिया, अब ये रन में नहीं होगा। इमेजिन करें, ये इसकी, ये तो सर इसकी बात मुझे हो गई। सर आखिर एक में एक सर, मैं खत्म कर लूं, ये जी तो जी इसकी बात। जी बनाया इसको किसने? जिस आदमी को एक कॉन्स्पिरेसी के थ्रू बाजवा ने मुल्क को बेच के इस आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाया, जो कि खुद इलीगल है, खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, खुद अनलॉफुल है। इधर एक आदमी जो अहल भी नहीं था बनने के लिए, दूसरी जगह एक वजीर आजम जो अहल ही नहीं है वजीर आजम बनने का, वो आप छोड़ दें कि लीगल, इन उसने एक नाअहल, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्राइम मिनिस्टर ने एक इलीगल, अनलॉफुल, अनएंटाइटल्ड जर्नैल को आर्मी चीफ बनाया है। ये कहीं से भी नहीं, लेकिन पाकिस्तान है हो गया। तो मैं तो इस आदमी को समझता ही नहीं हूं कि इलीगल है। और मैं बार बार कहता रहूंगा जब तक मेरे में है कि इज एन इलीगल आर्मी चीफ, इज एन अनलॉफुल आर्मी चीफ, इज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल आर्मी चीफ। और जिस दिन फौज के लोगों में जो पेट्रियोटिक लोग हैं पाकिस्तान के, जो हमारे ऐसे ऑफिसर, जवान, एनसीओ जैसी, उनको समझ आ जाए,
मैं ये एक मिसाल फिर देता हूँ, मुझे किसी ने कहा तू इनके दिमाग में गलत बातें डाल रहा है। आदिल चाउसेस्को जो है ना, जो डिक्टेटर था रोमानिया का, वो जब भागा है, और भागा कैसे, उसके सामने एक सिलेक्टेड क्राउड आया था कि ये तकरीर करेगा, जिस तरह मरियम के बाद उस क्राउड ने उसको बोइंग शुरू कर दी, वो भागा हेलीकॉप्टर में उड़ा अपने किसी समर हाउस में जाने के लिए। उसका अपना हेलीकॉप्टर, आप सोचें वो उसका कितना वफादार हेलीकॉप्टर पायलट होगा, कितनी उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंसेज होगी। उसने कहा, झूठ बोला कि सर हमें कोई शायद फायर फोर हो जाए हमारे पर, हेलीकॉप्टर भी खराब हो रहा है, यहीं लैंड कर जाते हैं। उसने कैपिटल के करीब लैंड करवाया, लोगों को पता चल गया, लोग आए, उनकी उसकी बीवी को निकाला, 4 घंटे में उनकी ट्राई करके उनको उड़ा दिया। इनके अपने बैटमैन, इनके अपने संतरी, इनके अपने मिसालची, इनके अपने सफाई करने वाले, इनके अपने माली, इनके अपने खनसामे, जिन लोगों को इनके ऊपर बड़ा भरोसा है, ये मेरे सिक्योरिटी डिटेल है, ये मेरा करेंगे। इंदिरा गांधी को भी बड़ा फख्र था अपनी सिक्योरिटी डिटेल। ये भूलना चाहिए तारीख के। मैं तारीख की, मैं डरा नहीं रहा, ये तारीख हमें बताती है कि जब काया पलटती है तो फिर जितने इर्द गिर्द आपके लोग होते हैं, जिनको आप समझते हैं आपके बड़े वफादार हैं, वो भी आपकी, उनकी बंदूकें आपकी तरफ हो जाती हैं। सर विद दिस वी वुड लाइक टू कंक्लूड द इंटरव्यू। बहुत ज्यादा बर्डन ऑफ ट्रुथ इतना ज्यादा हो गया, मैं इसको अब इन 3 पोर्शन में रिलीज करूंगा इस इंटरव्यू को। इकट्ठा रिलीज जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी वो मेरे ख्याल में, तो इकट्ठा इसलिए कर ये मेरे यार, ख्याल में इकट्ठा कर इकट्ठा कर दे, इकट्ठा कोई नहीं, कर, ठीक है सर, कर इकट्ठा करते हैं। दे। ठीक है सर, इकट्ठा करते हैं। अल्लाह करते हैं कि इसको, अल्लाह करे कि अवाम इसको पूरा देखे इंटरव्यू को और बर्दाश्त कर पाए। इंशाल्लाह, अवाम तो बर्दाश्त कर लेगी, क्योंकि अवाम तो जो है वो बेचारे, उनकी तो हालत ही बहुत बुरी है ना सर। लेकिन सर पिंडी अल्हम्दुलिल्लाह। पिंडी वाले और इस्लामाबाद वाले जो है ना, और जर्नैली टोला जो है, वो इसको यकीनी तौर के ऊपर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और उनको यकीनी तौर के ऊपर बदहजमी होगी ये वीलॉग देख के एक दफा फिर। लेकिन हम क्या करें, हमारी मजबूरी है कि अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, हमें है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, अरे तो अरे हम तो आदिल, कलमा हक बुलंद मैं करेंगे भी ये सर। कहने वाला था, मेरे कहने से जबरदस्त पहले आपने कह दिया, सर, वाह। देखिए कनेक्शन देखें आप, खुदा, कनेक्शन देखें सर, कनेक्शन देखें आप। अल्लाह अकबर। चले सर, इंशाल्लाह मुलाकात होती है, इकट्ठा ही इसको सर फिर अपलोड करेंगे कल इंशाल्लाह। फी थैंक यू, अमान अल्लाह सर, टेक केयर सर। थैंक यू वेरी मच आदिल, खुदा हाफिज।